नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चरर का टॉपिक है हॉब्स, लॉक और रूसो के जो राजनीतिक विचार हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन। हालांकि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इन तीनों ही विचारकों के राजनीतिक विचारों के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया, उन पर प्रकाश डाला, उनके सिद्धांतों को समझने का प्रयास किया और मैंने यह भी बताने का प्रयास किया था कि हॉब्स, लॉक और रूसो को संविदावादी विचारक कहकर बुलाया जाता है। इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो लेक्चरर है वो है हॉब्स, लॉक, रूसो के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन। यदि हम इनके विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें यह पता चलेगा कि इनके जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत हैं इसके द्वारा किस प्रकार के राज्य की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार की संप्रभुता का अस्तित्व में आया, इस इन सब बिंदुओं पर हम विस्तार से विचार विमर्श करते हैं और तीनों ही विद्वानों के विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यदि हम सबसे पहले इनके जन्म के पे तुलना करें तो हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ और इनका देहांत 1679 ईस्वी में हुआ। इसी प्रकार जॉन लॉक का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ और देहांत सन 1704 ईस्वी में हुआ और रूसो का जन्म सन 1712 ईस्वी में हुआ एवं देहांत सन 1778 ईस्वी में हुआ। अब इनका जन्म किस देश में हुआ? तो यदि हॉब्स और लॉक का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था और रूसो का जन्म जिनेवा में हुआ था। हालांकि वह जिनेवा से फिर फ्रांस चला गया था, पेरिस चला गया था, तो उन्हें फ्रेंच दार्शनिक भी कहते हैं। अब यदि इनकी रचनाओं को देखें तो हॉब्स ने जो पुस्तक लिखी जिसमें उसके राजनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है वो है लेवियाथन। जॉन लॉक ने जो पुस्तक लिखी जिसमें उसके राजनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है वो है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इसी प्रकार रूसो के राजनीतिक विचारों का उल्लेख उसकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में मिलता है। इस प्रकार इनकी ये रचनाएं हैं। अब यदि हम अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करें तो हॉब्स ने अपने अध्ययन के लिए गणितीय शैली को अपनाते हुए वैज्ञानिक भौतिकवादी पद्धति को अपनाया। इसी प्रकार जॉन लॉक ने अनुभववादी पद्धति अपनाई। और अब यदि हम इनके सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत का विश्लेषण करें या उनकी तुलना करें तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो बिंदु आता है जिसके आधार पर तीनों विचारकों की तुलना की जा सकती है वो है मानव स्वभाव। यदि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव को देखें तो हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, दुष्ट, धोखेबाज, विवेकहीन बताया जो हमेशा अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ से ही संचालित होता है। इस प्रकार जॉन लॉक ने मनुष्य के स्वभाव की विवेचना करते हुए लिखा है कि मनुष्य विवेकशील और बुद्धिमान प्राणी है, यह समाज में रहता है यानी सामाजिक प्राणी भी है। इस प्रकार रूसो ने मनुष्य के स्वभाव की विवेचना इस प्रकार की कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से तो अच्छा है, सुखी है, सीधा है, चिंता रहित है, स्वस्थ है, शांति प्रिय है। इस प्रकार इन तीनों ही विचारकों ने मानव स्वभाव के बारे में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। अब यदि तुलना का दूसरा बिंदु देखें तो वह है प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के आधार पे हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को अराजकता की अवस्था बताया
जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ संघर्षरत रहता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। इस प्रकार यदि हम जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था के बारे में देखें तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सहयोग, पारस्परिक सहयोग पर आधारित बताया और उसने साथ में यह भी कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों के 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं। ये जो 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं उनमें पहला जो अधिकार है वो है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार उसने 3 प्राकृतिक अधिकारों का भी उल्लेख किया है। यदि रूसो की प्राकृतिक अवस्था को देखें या उस पर विचार विमर्श करें तो वह बताता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य प्रकृति की गोद में विचरण करता है, वह स्वस्थ रहता है, सीधा, सुखी, चिंता रहित होता है और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य आदर्श बर्बर की अवस्था में रहता है। इस प्रकार तीनों ने ही प्राकृतिक अवस्था का भी अलग अलग तरीकों से वर्णन किया है। अब तुलना का तीसरा बिंदु देखें कि भाई इन तीनों को सामाजिक समझौतावादी कहा जाता है। अब वो तीनों बताते हैं कि भाई सामाजिक समझौता क्यों हुआ, सामाजिक समझौते के क्या कारण थे। तो समझौते के कारणों के आधार पर तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो होब्स कहते हैं कि समझौते का मुख्य जो कारण था वो था जीवन की सुरक्षा को लेकर प्राकृतिक अवस्था की अराजकता को समाप्त करना समझौते का मुख्य कारण था। इसी प्रकार जॉन लॉक कहते हैं कि प्राकृतिक जीवन में जो असुविधाएं थी उनको समाप्त करने के लिए समझौता हुआ और रूसो बताते हैं कि समझौता इसलिए हुआ क्योंकि सभ्यता और संपत्ति के विकास से समाज में जो संघर्ष पनपे, जो हिंसा पनपी, जो असुविधा हुई उसको समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। इस प्रकार इनके समझौते के जो कारण थे वो भी तीनों ही दार्शनिकों ने अलग अलग बताए हैं। अब यदि हम देखें चौथा बिंदु तो समझौते, सामाजिक जो समझौता होता है उसमें तीनों ही दार्शनिकों ने, जैसे होब्स ने जो कहा है कि इसमें सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, जो समझौता होता है उसमें सभी मनुष्य भाग लेते हैं और सभी मनुष्य अपने प्राकृतिक अधिकारों को एक व्यक्ति विशेष को सौंप देता है, ये होब्स कहता है। लॉक कहता है कि समझौते 2 होते हैं, पहले जनता के बीच में और बाद में शासक और जनता के बीच में। इसी प्रकार रूसो में ये कहता है कि समझौता एक होता है और सभी मनुष्यों के बीच होता है, लेकिन मनुष्य इस समझौते में कोई भी अधिकार नहीं खोता क्योंकि यहाँ पे जो अधिकार मनुष्य देता है समष्टि के रूप में वही अधिकार वापस प्राप्त कर लेता है। अब जो समझौते के परिणाम स्वरूप जो राज्य उत्पन्न होता है, राज्य की उत्पत्ति होती है, उसके स्वरूप के बारे में तीनों ही विचार अलग अलग हैं। तो होब्स के अनुसार जब समझौता मनुष्यों के बीच में होता है और जो राज्य उत्पन्न होता है, जिस राज्य की उत्पत्ति होती है, तो वह राज्य निरंकुश और शक्तिशाली राज्य होता है। इस प्रकार दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा राज्य निरंकुश एवं शक्तिशाली राज्य होता है। जो लोग कहते हैं कि जो समझौते के कारण जो राज्य की उत्पत्ति होती है वो सीमित होता है और उत्तरदायी राज्य होता है। तीसरा जो रूसो कहता है वो कहता है कि जो राज्य उत्पन्न होगा या राज्य की उत्पत्ति होगी वो लोकप्रिय संप्रभुता यानी सामान्य इच्छा पर आधारित होगा। इस प्रकार हम देखते हैं जो इन्होंने, इन तीनों ही विचारकों ने
के तुलनात्मक अध्ययन में जो संप्रभुता का जो स्वरूप हमारे सामने उभर कर आया, तो होप्स ने जो संप्रभुता का रूप बताया है वह निरंकुश संप्रभुता के बारे में बताया। जॉन लॉक ने सीमित एवं उत्तरदायी राज्य की स्थापना के बारे में बताया, यानी जो संप्रभुता उत्पन्न होगी वो सीमित होगी और उत्तरदायी होगी। और रूसो ने जिस संप्रभुता का प्रतिपादन किया है वो है लोकप्रिय संप्रभुता। इस प्रकार इन तीनों ही दार्शनिकों के विचारों में ये उनका तुलनात्मक अध्ययन है।